नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एफएम और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक नई कहानी जो आपको रोमांच और सस्पेंस की एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, कभी रहस्य से भरी, कभी दिल को झकझोर देने वाली और कभी ऐसी जो आपके ज़हन में हमेशा के लिए बस जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। वीडियो को अंत तक देखें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आस्था एक मासूम, चुलबुली और कभी किसी से ना डरने वाली लड़की है। आस्था के परिवार में उसकी छोटी बहन और पापा थे। आस्था की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने पापा और बहन के साथ रहती है। आस्था एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, मगर अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान है। आस्था काफी खूबसूरत है, उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए, गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम होठ, कमर से नीचे तक आते हुए उसके सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आस्था अभी 23 से 24 साल की थी। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तनु ने आस्था से पूछा, यार एक बात बता, हम दोनों की पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? मतलब जॉब के बारे में। आस्था बिंदास वे में रिप्लाई देते हुए कहा, सोचना क्या है, जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और क्या। तनु खुश होते हुए पूछती है, तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, राठौर इंटरप्राइजेज, क्योंकि ये मेरा सपना है। तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, मतलब मैडम के सपने तो काफी बड़े हैं, क्या बात है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है उस कंपनी का सीईओ काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया का काफी सारी लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं, पर वो है किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और तू उसके साथ काम करेगी। वाह, मतलब सही है यार। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुझे बड़ा पता है उसके बारे में, तूने बड़ा देखा है उसे, जो इतना कुछ पता है तुझे। तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, है मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने हैंडसम बंदे को देखूं, वो तो कभी मीडिया और लाइमलाइट में भी नहीं आता यार। आस्था उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती है, चुप कर नौटंकी, कुछ भी बोलती है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हैंडसम है या नहीं, समझी तू? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी लड़की यार तू, क्या हॉट लड़कों को देखकर तेरा दिल नहीं धड़कता? तनु ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल तो जोरों से धड़कता है यार, दिल करता काश इस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाऊं। आस्था ने तनु के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से डांटते हुए कहा, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। आस्था की बात सुनकर तनु मुंह बना लेती है और वो दोनों इसी तरह अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ एक होटल रूम के माहौल में गर्माहट थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। थोड़े समय बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट की ये मीटिंग थी, वो प्रोजेक्ट उस शख्स को मिल जाता है जो दिखने में किसी राजा से कम नहीं था, जिसके आसपास का ऑरा काफी डार्क था। तभी सब लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आकर कहता है, मान गए मिस्टर राठौर, जिस चीज को आप हासिल करना चाहें उसे पाकर ही रहते हैं। मिस्टर राठौर ने एटीट्यूड में कहा, हाँ, अर्जुन सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, इसलिए जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अर्जुन इतना बोलकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने असिस्टेंट के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। उनके बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। तो वही दूसरी तरफ आस्था और तनु अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी उनकी स्कूटी किसी ब्लैक BMW से टकरा जाती है। खुशकिस्मती ये थी कि आस्था और तनु को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी, जिसे देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को रोक ना सकी। आस्था ने गुस्से में कार के सामने जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा,
अंधे हो, क्या दिखाई नहीं देता क्या? तभी कार का दरवाजा खुला और पहले ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, और सॉरी मैडम, हम थोड़े जल्दी में हैं, हमें माफ कर दीजिए। मगर आस्था तो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसने ड्राइवर की बात को सुनकर ड्राइवर से कहा, व्हाट डू यू मीन कि जल्दी में है? अगर जल्दी में हो तो देखकर गाड़ी नहीं चलाओगे और किसी को भी ठोक दोगे। ड्राइवर ने घड़ी में बार बार देखते हुए कहा, देखिए मैडम, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। अपनी जिद पर अड़ते हुए आस्था ने ड्राइवर से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तभी ड्राइवर को किसी से बहस करता देख अमन बाहर आता है। अमन ने ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ नकुल? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, उससे पहले ही आस्था ने अमन से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ है? ये देखिए। अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करके दिखाती है। अमन ने आस्था से थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। आस्था ने गुस्से में अमन से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग हम मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो अपना फोन निकालने लगती है। इधर गाड़ी में बैठे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर निकल कर आता है। अर्जुन ने अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए अमन से पूछा, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कहा, सर, इन मैडम की स्कूटी हमारी कार से टकराकर डैमेज हो गई है और ये मैडम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही है। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, उस ड्रामा गर्ल को स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे दे दो। वैसे भी ये इतना ड्रामा पैसों के लिए ही कर रही है। इतना सुनने के बाद तो जैसे आस्था के तन बदन में आग सी लग जाती है। आस्था ने भड़कते हुए अर्जुन से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। अर्जुन आस्था की तरफ देखता और एक पल के लिए तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन ने होश में आकर आस्था से कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आस्था ने फिर से सवाल करते हुए अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन? हम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अर्जुन ने आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, यही कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो पैसों के लिए ही तो कर रही हो। आस्था ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैं पैसों के लिए ही कर रही हूँ। अर्जुन ने आस्था को चुप करते हुए कहा, एच धीरे बोलो, मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। आस्था ने सवाल करते हुए कहा, और रियली, और मुझे तुम जैसे अक्ल से पैदल लोग पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर और अमन दोनों की हालत खराब हो रही थी। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की को मरना है क्या, जो ये सब बकवास बातें बोल रही है। और वही दूसरी तरफ तनु मुस्कराते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी और मन में सोचे जा रही थी, हाय कितना हॉट है ये, क्या बॉडी है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और दूसरी ही दुनिया में ही खोई हुई बस अपने दांत दिखाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। आस्था के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अक्ल से पैदल, और वो भी मैं? आस्था ने भी फुल ऑन एटीट्यूड में कहा, हाँ, आप बिना किसी के बारे में जाने कैसे कोई गलत राय बना सकते हैं? ऐसा काम तो अक्ल से पैदल ही इंसान करेगा ना। अब तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था के हाथ में नोटों की गद्दी रखते हुए कहा, ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आस्था उन पैसों को लेकर थोड़ी दूर जाती है और वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है। उस पत्थर को उठाकर वो सीधा उसे अर्जुन की गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उसकी गाड़ी का सामने वाला कांच बुरी तरह टूट जाता है। और अर्जुन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ एक हाथ से अपने बालों पीछे झटकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके दिए हुए पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा,
ये लीजिए पैसे और जाइए जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप भी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना अभी तो कांच तोड़ा है, अगली बार पूरी गाड़ी ही उड़ा दूंगी। आस्था ने तनु के पास आकर थोड़े सख्त लहजे में, चल तनु यहाँ से, और दोनों वहां से चली जाती है। आस्था अर्जुन के हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाती है। अर्जुन गुस्से में वहीं खड़ा होकर आग बबूला हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे पैसों को एक बार देखा और कसकर अपनी मुठिया भींच ली। जिस तरफ आस्था गई थी उस तरफ देखते हुए अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अर्जुन सिन्हा राठौर नहीं। अर्जुन ने अमन से गुस्से में कहा, अमन मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लाके दो और दूसरी गाड़ी मंगवाओ। अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यस सर, मैं अभी कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अमन जल्दी से दूसरी गाड़ी के लिए फोन करता है। लगभग 15 मिनट्स में दूसरी गाड़ी वहां आ जाती है। अर्जुन अमन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से सीधा अर्जुन के विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ न रहकर एक अलग ही विला में रहता है। वहीं उसकी फैमिली एक अलग मैंशन में रहती है। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के पापा 2 भाई थे। अर्जुन के पापा का नाम विक्रम सिन्हा राठौर था, जिन्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है। अर्जुन के चाचा का नाम विजय सिन्हा राठौर था, जो एक खूसमिजाज इंसान है, और विजय की पत्नी का नाम शारदा सिन्हा राठौर है, वो भी स्वभाव से खुशदिल हैं। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्र सिन्हा राठौर है। रुद्र एक मस्त मौला लड़का है, वो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है। विजय जी की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुष्का सिन्हा राठौर है। अर्जुन की दादी का नाम कल्याणी सिन्हा राठौर है, जो इस फैमिली की मुखिया है। बात करें अर्जुन की मां की तो वो जब अर्जुन छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन की मां की मौत के बाद विक्रम सिन्हा राठौर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी जिससे अर्जुन अपने पापा से नफरत करता है। अर्जुन की सौतेली मां, जिनका नाम विशाखा सिन्हा राठौर है, जो दिखने में किसी विलन से कम नहीं थी, वो बस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश करती रहती है। अर्जुन की एक बुआ भी है जिनका नाम प्रमिला सिन्हा राठौर है, और उनके लड़के का नाम विक्की है, जो एक निहायती घटिया किस्म का इंसान है। अर्जुन अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी दादी और भाई बहन से प्यार करता है। वो लोग अर्जुन की जान हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन जैसे ही अपने विला पहुंचा, वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो रुद्र नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, हाँ छोटे बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रुद्र ने अपने मस्तमौला अंदाज में कहा, हाँ भाई सब ठीक है, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। आप बताइए आप कैसे हो? और हाँ, दादी पूछ रही थी कि आप उनसे मिलने कब आ रहे हो? अर्जुन ने नॉर्मल वे में कहा, मैं भी ठीक हूँ, और दादी को बोलना मैं उनसे मिलने बहुत जल्द आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो फोन रख देता है। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शावर लेने चला जाता है। वो आज काफी थक गया था और थकावट दूर करने के लिए हॉट शॉवर लेता है। वहीं फोन कटने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, काश भाई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपको समझ सके, आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। आप चाहे कितना भी ये दिखाने की कोशिश कर लो कि आप खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप अंदर से कितने अकेले हो, आपकी लाइफ में कितना अकेलापन है, और अब उसे दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इधर अर्जुन 10 मिनट बाद शावर लेकर बाहर आता है और सीधा जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। इस वक्त अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ दर्दनाक था।
जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ आस्था अपनी टूटी हुई स्कूटी लेकर पैदल घर की तरफ जा रही थी और साथ ही तनु से बात भी कर रही थी, या ये कहे कि अर्जुन की बुराई कर रही थी। लेकिन तनु तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तनु आस्था की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस हूँ बोले जा रही थी। जब आस्था ने तनु की तरफ ध्यान दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आस्था गुस्से में तनु का नाम पुकारती है, तनु, लेकिन तनु पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और आस्था तनु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तन्नुनु। तो तनु हड़बड़ा जाती है और तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आस्था? तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? आस्था ने उल्टा तनु से सवाल करते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू ठीक तो है ना? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। तनु ने आस्था से खुश होते हुए कहा, वो मैं उस हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी। इस पर आस्था तनु को कन्फ्यूजन के साथ देखती है। आस्था के इस तरह देखने पर तनु ने आस्था से कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। कितना हैंडसम था ना वो, किसी हीरो से कम नहीं था। आस्था ने चिढ़ते हुए तनु से कहा, शैटअप, अगर तूने एक और शब्द बोला ना उसकी तारीफ में तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, और तू आंटी को कॉल करके बोल देना कि आज तू मेरे ही घर पर रुकेगी। तनु ने आस्था के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मेरी माँ जैसा तू कहे, और अपनी माँ को फोन करके बता देती है। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच जाती है। तनु और आस्था सीधा जाकर अपना बैग सोफे पर रखकर दोनों वहीं बैठ जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि वो पैदल चलकर जो आई थी। तभी आस्था की छोटी बहन शिवी आकर आस्था के गले लगते हुए कहती है, दी, ये क्या हालत बना रखी है? आप दोनों ने आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज से नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके आ रहे हो। इतना कैसे थक गए? आज तो आपके क्लासेस भी नहीं थे, फिर भी इतना थक गए। तनु ने थके हुए टोन में कहा, अरे कुछ नहीं शिवी, वो हम दोनों पैदल घर आए हैं ना, बस इसलिए। शिवी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, क्यों, आप दोनों पैदल घर क्यों आए हो? दी, आपकी स्कूटी कहाँ गई? तनु ने आराम से कहा, अरे वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए हमें पैदल घर आना पड़ा। आस्था के पापा किचन से आते हुए घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप दोनों ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मनोज जी को घबराया हुआ देखकर आस्था तनु को घूर कर देखती है, जैसे कहना चाह रही हो, क्या जरूरत थी ये सब बताने की? आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, हम ठीक हैं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, आप घबराइए मत। मनोज जी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा एक पागल मिल गया था, उससे ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप ये सब छोड़िए, सब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या? मनोज जी ने दोनों से प्यार से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है, अब जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। आस्था ने अपने पापा से कहा, पापा आप क्यों परेशान हुए, मैं आकर खाना बना लेती। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज मेरी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप आई है, तो क्या मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना भी नहीं बना सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। अब जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था और तनु दोनों वहां से फ्रेश होने चली जाती है। तब तक मनोज जी और शिवी दोनों मिलकर खाना लगा लेते हैं। कुछ देर बाद वो तनु और आस्था भी आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आस्था की खाने को देखकर भूख दोगुनी हो गई थी। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। आस्था ने खाना खाते हुए अपने पापा से कहा, वाह पापा, खाना बहुत ही टेस्टी है, खाकर मजा आ गया। तनु ने मनोज जी की तारीफ करते हुए कहा,
हाँ अंकल, मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। आप मेरी माँ को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए, ताकि मैं भी रोज इसी तरह का टेस्टी खाना खा सकूं। आस्था ने तनु से कंफ्यूज होते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? आंटी टेस्टी खाना नहीं बनाती, तू घर चल, आंटी से तेरी शिकायत करूंगी कि तू उनके खाने की बुराई कर रही थी। तब देखना तुझे उनके हाथ का खाना नहीं डंडे मिलेंगे। और फिर हंसने लगती है। तनु ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन जो मेरा खाना पीना भी बंद करवाने पर तुली हुई है? शिवी ने आस्था की साइड लेते हुए कहा, तनु से तनु दी, इसमें दी की क्या गलती है? आपने ही तो कहा था कि आपको पापा के हाथ का खाना अच्छा लगता है और आंटी को पापा से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब जब ये बात आंटी को पता चल जाएगी तो वो आपको खाना ना दें, तो उसमें दी की क्या गलती है? ये तो गलत बात है। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तनु मुंह बनाते हुए कहती है, शिवी तू भी आस्था की साइड ले रही है, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया कर। तनु को इस तरह मुंह बनाते देख सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर नॉक किया। अर्जुन ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कम इन। तो एक सर्वेंट अंदर आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। अर्जुन ने सर्वेंट से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, और वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट वही अर्जुन के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जो एक लड़की की आवाज थी जो बोल रही थी, अर्जुन जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है। तुम्हें तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम हो जिसे कभी भूख नहीं लगती। चलो अभी नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और अगर एक बार मैं नाराज हो गई तो तुम मुझे मना नहीं पाओगे, समझे तुम? तभी अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर फ्रेंडली टोन में अमन से कहा, हाँ अमन बोलो, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कैजुअली पूछा, सर वो कल आपकी पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आप खुद ही ये इंटरव्यू लेंगे या मैं मैनेजर को बोल दूं? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए अमन से कहा, अमन मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम मैनेजर को ही बोल दो और हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। अमन ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं बोल दूंगा उससे। अमन से बात करके अर्जुन नीचे डिनर करने के लिए चला जाता है। डिनर करने के बाद अर्जुन अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है, और दूसरी तरफ आस्था और तनु दोनों अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, क्योंकि कल उनका इंटरव्यू जो था, जिसके लिए उन दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से ही पहले ही अप्लाई कर दिया था, उसी की तैयारी में दोनों बिजी थी। क्योंकि कल उनकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू जो था, जिसके लिए दोनों कोई भी कमी नहीं छोड़ाना चाहती थी। उन दोनों को कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड थी। सुबह जब आस्था की नींद खुली तब तक 8 बज चुके थे। आस्था जल्दी से खड़ी हुई और तनु को उठाकर सीधे बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आकर तनु को देखती है तो तनु अभी भी सो रही थी। तनु को सोते देख आस्था वही पास में रखा पानी जग उठाकर पूरा पानी तनु के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे तनु एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। तभी तनु को महसूस होता है कि वो बेड पर है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने आस्था खड़ी उसे ही घूर रही थी और उसके हाथ में पानी का जग था। तनु ने आस्था से चिढ़ते हुए कहा, ये क्या है आस्था? सुबह सुबह मैं ही मिली थी तुझे जो मेरे साथ प्रैंक कर रही है। आस्था ने तनु से कड़क आवाज में कहा, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं तो तुझे बस उठा रही थी। तनु ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन उठाता है यार, पूरा गीला कर दिया। आस्था ने तनु को ताना मारते हुए कहा, प्यार से भी उठाया था, लेकिन महारानी साहिबा आप उठी नहीं तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब उठ और जाकर तैयार हो जा, वैसे भी तूने नहा तो लिया है, अब बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं। अगर कपड़े भी तुझसे चेंज नहीं हो रहे तो बता, वो भी मैं कर देती हूँ।
तनु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, जी नहीं, आपने मुझे नहला कर ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है। अब कपड़े मैं खुद चेंज कर लूंगी। ये बोलकर तनु तैयार होने के लिए चली जाती है। वहीं आस्था नीचे चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर में तनु भी नीचे आकर आस्था की हेल्प करवाने लगती है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है, तो सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आस्था और तनु अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। मनोज जी ने शिवी से कहा, बेटा चल, तुझे मैं तेरे कॉलेज छोड़ देता हूँ, वहीं से मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। शिवी ने मनोज जी से कहा, ठीक है पापा चलिए, और वो दोनों भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन आज बहुत बिजी था। उसकी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिससे उसे मीटिंग करनी थी। वो आज शाम को ही इंडिया से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे आज ही ये मीटिंग करनी थी, क्योंकि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकता था। और ये मीटिंग बाहर किसी होटल में हो रही थी, इसलिए वो आज अपने ऑफिस नहीं आया था। वही आस्था और तनु एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने टैक्सी से उतरते हैं। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राठौर इंटरप्राइजेज। आस्था इस बिल्डिंग को देखकर मुस्करा रही थी। तनु आस्था को ऐसे मुस्कराते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे हंस क्यों रही है? अगर किसी ने देख लिया ना तो वो तुझे पागल समझेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे, फिर दे लेना तू इंटरव्यू। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, मैं हंस नहीं रही हूँ, बस मुस्करा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। आस्था ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में काम करूं, और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। देख, आज मैं यहाँ इस बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ हमने स्टडी खत्म होने से पहले ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, नहीं तो हम आज यहाँ नहीं होते। तनु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो तू ठीक कह रही है, अगर हम पहले अप्लाई नहीं करते तो यहाँ नहीं होते। अच्छी बात है हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब चल अंदर चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए दोनों अंदर चली जाती है। अंदर आस्था रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, इंटरव्यू किस फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट 5th फ्लोर पर इंटरव्यू है। वो दोनों लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाती है। वहां जाकर देखती हैं, वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ है, तो वो दोनों जाकर वही रखी चेयर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही सबके इंटरव्यू के बाद आस्था का नंबर आता है, और फिर तनु का। दोनों ने अपना इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया था और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया था। आस्था और तनु दोनों आज बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, दोनों को ही आज जॉब जो मिल गई थी, वो भी उनके फर्स्ट इंटरव्यू में ही, और दोनों को एक साथ ही जॉब मिली थी, और उन दोनों को कल से ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। दोनों वहां से खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती है, और रास्ते में से ही एक केक खरीद अपने साथ सेलिब्रेशन के लिए ले जाती है। इधर अर्जुन की भी मीटिंग अच्छी तरह से खत्म हो गई थी, तो वो वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन ऑफिस पहुंचकर अपने मैनेजर से कहता है, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? मैनेजर ने खुश होते हुए कहा, इंटरव्यू अच्छे से हो गया सर, और 2 लोगों को जॉब भी दे दी है। उन लोगों को कल से ऑफिस आने का भी बोल दिया है। अर्जुन ने नॉर्मल टोन में कहा, ओके दैट्स ग्रेट, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। मैनेजर ने अर्जुन से कहा, ओके सर मैं करवा लूंगा, ये बोलकर वहां से चला गया था। इधर आस्था घर पहुंचकर पहले फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद किचन में लंच बनाने में लग जाती है। तनु आस्था के साथ नहीं आई थी, वो अपने घर के लिए निकल गई थी और शाम को अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, क्योंकि आस्था और तनु की वजह से उनकी फैमिलीज भी क्लोज थी। आस्था किचन में बिजी थी, तभी उसकी घर की डोर बेल बजती है। आस्था किचन से अपने हाथ पोंछकर निकालते हुए कहती है, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट रुको। आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को देखकर आस्था ने सरप्राइज होते हुए कहा, अरे छोटी तू इतनी जल्दी आ गई। शिवी अलसाई टोन में जवाब देती है,
हाँ दी, वो आज कुछ क्लासेस नहीं थी, तो सोचा घर चली जाती हूँ। शिवी ने अंदर आते हुए आस्था से पूछा, वैसे आज आपका तो इंटरव्यू था ना, तो कैसा गया? आस्था ने खुश होते हुए शिवी से कहा, बहुत अच्छा, कल से उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। शिवी ने एक्साइटेड होते हुए आस्था से कहा, वाव दी, यानी कि आपको जॉब मिल गई, आई एम सो एक्साइटेड। आस्था ने शिवी से पूछा, जॉब मुझे मिली है, तो क्यों इतना एक्साइट हो रही है? शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, अरे दी, माना कि जॉब आपको मिली है, पर लॉटरी तो मेरी निकली है। आस्था ने कंफ्यूजन के साथ शिवी से पूछा, तेरी लॉटरी कैसे निकल गई, जरा बताना मुझे। शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, दी, अब आपकी जॉब लग गई तो आप भी मुझे पॉकेट मनी दोगी, और पापा भी, तो मुझे तो 2-2 पॉकेट मनी मिलेगी ना, तो लग गई ना मेरी लॉटरी। और फिर हंसने लगती है। और फिर दोनों बहनें मिलकर खाना बनती है। दोनों बहनें साथ मिलकर काम करती है। काम करते करते उन्हें शाम हो गई थी। तो ने आस्था शिवी से कहा, शिवी तू जाके फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आस्था के बोलने पर शिवी वहां से फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आस्था खाना लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनके घर के डोरबेल बजती है, तो आस्था जाकर दरवाजा खोलकर देखती है, तो सामने उसके पापा खड़े थे, जो ऑफिस से आए हुए थे। आस्था मनोज जी को देखकर उनका ऑफिस बैग खुद ले लेती है। मनोज जी ने अंदर आते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? जो इतना अच्छा खाना बनाया है, वो टेबल पर रखे खाने को देखते हुए बोलते हैं। आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी ने क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहाँ तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है? आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहाँ तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है? आस्था ने खुशी से चहकते हुए कहा, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में, और कल से ही मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला है। मनोज जी ने भी खुश होते हुए कहा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, तनु और उसके मम्मी पापा आते होंगे। मनोज जी ने हंसते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, क्या बात है, हमारी बेटी ने तो अपनी पार्टी की तैयारियां पहले से ही कर रखी है। आस्था ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, तनु को भी मेरे साथ ही जॉब मिली है, मैं और वो एक ही कंपनी में काम करेंगे। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों को साथ में ही जॉब मिल गई, अब तो मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर आस्था मनोज जी को कंफ्यूजन के साथ देखती है, मानो पूछ रही हो कि उन्हें किस बात की टेंशन होगी। आस्था को ऐसे कंफ्यूज होते देखकर मनोज जी ने कहते हैं, मैं इस बात से टेंशन फ्री रहूंगा कि कहीं मेरी बेटी झांसी की रानी बनकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर रही है। ये सुनकर आस्था ने मुंह बनाकर नाराज होते हुए मनोज जी से कहा, अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ? तभी शिवी ने वहां आकर मनोज जी की साइड लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या दी, पापा सही बोल रहे हैं। इस पर आस्था ने शिवी को घूरते हुए कहा, अच्छा, मैं झगड़ा करती हूँ, और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू दूध की धुली हुई है, तुझे तो झगड़ा करना आता ही नहीं है। और फिर क्या था, वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर मनोज जी ने दोनों को चुप करते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों, क्यों ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अभी तनु और उसकी फैमिली आती ही होगी, तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर वो लोग दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। मनोज जी बात सुनकर दोनों शांत हो जाती है। आस्था ने मनोज जी को थोड़ा ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, पापा पहले आप जाइए, फ्रेश होकर आइए, फिर आकर बात करते हैं। मनोज जी आस्था की बात मानकर वहां से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में तनु की फैमिली भी आ जाती है, और मनोज जी भी फ्रेश होकर आ गए थे। तनु की माँ ने आस्था को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुमने इतना सब कुछ तुम अकेले ही बना लिया। और उन्होंने तनु की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा,
एक हमारी ये महारानी है जो खाना बनाना तो दूर किचन में पानी लेने तक नहीं जाती। तनु ने अपनी माँ से अपनी तारीफ करते हुए कहा, अरे मम्मी, खाना बनाने के अलावा भी तो मुझे बहुत कुछ आता है। तनु की माँ ने सार्केस्टिक वे में कहा, आता है ना, बहुत कुछ आता है, जैसे बिना मतलब की बातें करना, दूसरों का दिमाग खराब करना, और हाँ, पूरे दिन बस भुक्कड़ों की तरह खाना खाते रहना है ना, यही सब तो आता है तुम्हें। आस्था ने तनु की माँ का साथ देते हुए कहा, आंटी, ये तो सही कहा आपने, हमारी तनु कितनी टैलेंटेड है, इतना कुछ तो आता है उसे। और आस्था अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, और अपने टैलेंट पर जरा सा भी घमंड नहीं है हमारी तनु को। आस्था की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये देखकर तनु ने रूठते हुए कहा, जाइए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। आस्था ने तनु को मनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब कोई तुझसे कुछ नहीं बोलेगा। ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं तो तनु के पापा आस्था से पूछते हैं, वैसे बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारी जो कंपनी है उसके ओनर मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर है ना? आस्था ने खाना खाते हुए कहा, हाँ अंकल वही है। तनु के पापा ने आस्था से कहा, लेकिन बेटा मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी किस्म का इंसान है। आस्था ने बेपरवाह अंदाज में कहा, ये तो पता नहीं अंकल, मगर इतना जरूर पता है, इस कंपनी में टैलेंट की कदर जरूर है। और आप टेंशन मत लीजिए, हमें कौन सा रोज अपने बॉस से मिलना है। आस्था को पता नहीं था कि उसे किस पोस्ट पर जॉब मिली है, ये तो कल उसे ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। तनु की फैमिली खाना खाने के बाद अपने घर चली जाती है। वही आस्था अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सोने चली जाती है, क्योंकि कल उसका जॉब का पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। अगली सुबह आस्था जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनती है और फिर लंच बनाकर सबके लिए पैक कर देती है। तभी मनोज जी ने आकर प्यार से आस्था से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आस्था ने भी मुस्कराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। तभी शिवी ने भी आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सब लोग अपना नाश्ता खत्म करके अपना अपना लंच लेके घर से अपने काम पर निकल जाते हैं। आस्था ने तनु को कॉल किया और अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा है, यार तू देख, आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। तनु ने आस्था से कहा, अरे बाबा आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुक, अभी पहुँच रही हूँ। और कुछ देर में तनु वहाँ आ जाती है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था और तनु पहले मैनेजर के पास जाते हैं, तो मैनेजर उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उन दोनों को उनका काम समझाता है। फिर मैनेजर ने आस्था को समझाते हुए कहा, मिस आस्था, आपको बॉस के सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी आपको रोज बनाना होगा। आस्था ने मैनेजर से कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन सर, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ये काम तो पर्सनल सेक्रेटरी का होता है ना। मैनेजर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए आस्था से पूछा, डोंट टेल मी कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पोस्ट क्या है। आस्था ने कंफ्यूज होकर मैनेजर से कहा, सर वो मेरी पोस्ट, आस्था इतना ही बोल पाई थी। तभी मैनेजर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो जाओ जाकर सर का शेड्यूल बनाओ और जाकर उन्हें बताओ कि उनका आज का क्या शेड्यूल है। मैनेजर की बात सुनकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के कैबिन के बाहर नॉक करती है, तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है। कम इन आवाज सुनकर आस्था अंदर चली जाती है। अंदर एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स का फेस दूसरी तरफ था, जिससे आस्था को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस कैबिन में कोई और भी मौजूद था, जो वही रखे सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने प्रोफेशनल वे में कहा, सर ये रहा आपका आज का शेड्यूल, मैंने बना लिया है। वो शख्स बिना आस्था की तरफ चेहरा किए कहता है, ठीक है, इसे यही टेबल पर रख दो। और जैसे ही वो आस्था की तरफ मुड़ता है, तभी आस्था के हाथ से वो पेपर नीचे गिर गया जाता है। आस्था उस पेपर को उठाने के लिए नीचे झुक जाती है। आस्था पेपर उठाते हुए बोलती है, सॉरी सर। वो इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है,
क्योंकि जब वो अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह में जो शब्द थे वो मुंह में ही रह जाते हैं। जब वो शख्स आस्था को अपने सामने देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों लोगों के मुंह से एक साथ एक ही वर्ड निकलता है, तुम। उन दोनों को साथ में बोलते देखकर सोफे पर बैठे इंसान का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है और वो शख्स ध्यान से उन दोनों को देखने लगता है। आस्था एकदम गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने भी आस्था से गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरी कंपनी है एंड आई एम द ओनर, समझी तुम? बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे आई? उस शख्स की बात सुनकर तो आस्था को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। आस्था हकलाते हुए उस शख्स से कहा, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और आप क्या? अर्जुन आस्था की बात कंप्लीट होने से पहले ही अर्जुन ने बीच में ही आस्था की बात काटते हुए, येस आई एम दी अर्जुन सिन्हा राठौर। ये सुनने के बाद तो आस्था के चेहरे की तो हवाइयाँ ही रह जाती है। आस्था मन में सोचते हुए खुद से कहती है, मर गए, ये जॉब तो गई। तभी अर्जुन ने आराम से आस्था की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? डोंट वरी, मैं तुम्हें जॉब से इतनी आसानी से नहीं निकालूंगा। पहले अपना हिसाब बराबर करूंगा। वो क्या है ना कि तुमने जो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था ना, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम उसके रिपेयरिंग के पैसे नहीं चुका देती तब तक तुम यही काम करोगी, वो भी बिना सैलरी के। तुम्हारी सैलरी तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा निकल जाएगा। आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, व्हाट, मैं आपको क्या पागल दिखती हूँ जो बिना सैलरी के काम करूंगी? और वैसे भी गलती आपकी थी। आपकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी जिससे मेरी स्कूटी टूटी थी। तो जरा बताइए, मैं आपको क्यों पैसे दूंगी? और हाँ, रही बात यहाँ जॉब की, तो वो खुद ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहां आपके जैसा खड़ूस बॉस हो जो अपनी गलती मानने के जगह दूसरों को ब्लेम करे। आस्था इतना बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर वहां सोफे पर बैठा इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का छोटा भाई रुद्र था। रुद्र हंसते हुए अर्जुन से पूछता है, भाई कौन थी ये लड़की जो आपको इतना सुनाकर चली गई? वो लड़की द बिजनेस टाइकून अर्जुन सिंह राठौर को सुनाकर चली गई। ये बात तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र फिर से हंसने लगता है। अर्जुन ने चिढ़कर रुद्र से कहा, शटअप रुद्र, अपनी ये बकवास बंद करो। लेकिन रुद्र कहाँ मानने वाला था। आज उसने अपनी आंखों से एक लड़की को अपने भाई को सुनाते हुए देखा था, तो ये मौका वो कैसे छोड़ सकता था? ये सब देखकर पहले तो रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन जब अर्जुन भी आस्था से झगड़ा करते देखता है तब उसे यकीन होता है और वो उन दोनों की लड़ाई एंजॉय करने लगता है। रुद्र अर्जुन से आस्था के बारे में पूछता है, भाई आपने उस लड़की से कहा था कि उसने आपकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था, क्या ये बात सच है? बताइए ना भाई। अर्जुन ने रुद्र से थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तू इस वक्त यहाँ से जा, मुझे अभी बहुत काम है। और टेबल से एक फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगता है। रुद्र अर्जुन को ऐसे खुद को इग्नोर करता देखकर रुद्र मुंह बना लेता है। रुद्र को पता था अगर उसका भाई कोई बात बताना नहीं चाहता तो कुछ भी हो जाए, वो कभी बताएगा नहीं। तो रुद्र अर्जुन के कैबिन से बाहर चला जाता है। रुद्र अपने मन में सोचते हुए खुद से कहता है, भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, जहाँ कोई आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता वहाँ ये लड़की बिना डरे आपको जवाब दे गई। मैं इतनी आसानी से इसे यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। इधर आस्था अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो समझता क्या है अपने आप को जो कुछ भी बोलता है। मैं क्या पागल हूँ जो बिना सैलरी के जॉब करूंगी? अगर मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी का मालिक ये है तो मैं यहाँ कभी इंटरव्यू देने नहीं आती। आस्था ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, आप किस जम का बदला ले रहे हो मुझसे उस खड़ूस मिलवाकर? मैंने उस दिन सोचा था
कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन नहीं, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भेज दिया आपने उसे मेरा बॉस बनाकर। उससे तो बोल दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तभी मैनेजर अस्था की कैबिन में आकर कहता है, क्या हुआ मिस अस्था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो बॉस को उनका शेड्यूल बनाकर देना था। क्या आप वो उन्हें दे आई? आस्था ने हिचकिचाते हुए मैनेजर से कहा, सर वो मुझे रिजाइन करना है इस जॉब से। मैनेजर ने कंफ्यूज होते हुए आस्था से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रिजाइन करना है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम 6 महीने से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी, वो भी 6 लाख रुपए की, समझी तुम? मैनेजर की बात सुनने के बाद आस्था को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया था। अब आस्था मजबूरी में ये जॉब करनी थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेनल्टी भर सके। मैनेजर ने आस्था से थोड़े सख्त लहजे में कहा, अब जाओ जाकर सर के आज की मीटिंग उनके शेड्यूल के हिसाब से फिक्स करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सर के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैनेजर के कहने पर आस्था वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन के कैबिन के बाहर नोक करती है, तो अंदर से उसी अंदाज में कड़क आवाज आती है, कम इन। तो आस्था अंदर चली जाती है। अंदर जाकर आस्था अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने आस्था को आपने सामने देखकर सार्केस्टिक वे में कहा, क्या हुआ मिस आस्था, आप तो रिजाइन करने वाली थी। इरादा बदल गया क्या? या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई हो? आस्था ने अर्जुन निराश होते हुए कहा, सर ये आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं 6 महीने तक रिजाइन नहीं कर सकती। अगर मैंने रिजाइन किया तो मुझे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट, और मैं उसे पे नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने एक तीखी स्माइल के साथ आस्था से कहा, गुड, सही डिसीजन लिया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम पेनल्टी देकर ये जॉब छोड़कर जाती तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देता, क्योंकि मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। और अर्जुन सिंह राठौर किसी के साथ अपना हिसाब अधूरा नहीं रखता। तो तैयार हो जाओ मिस आस्था मेरा हिसाब पूरा करने के लिए। अर्जुन ने एटीट्यूड में आस्था से कहा, तो मिस आस्था, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिजाइन नहीं कर रही हैं तो क्या कुछ काम कर लें, या और कुछ भी बाकी रह गया है आपका? आस्था ने नॉर्मल टोन में कहा, जी सर। अर्जुन ने एकदम से कहा, क्या और कुछ बाकी रह गया है तुम्हारा? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो काम के लिए बोल रही थी। अर्जुन ने आराम से चेयर पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा, ग्रेट, तो फिर जाओ जाकर मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा देखकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। इस पर आस्था अर्जुन को घूर कर देखती है। अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रही हो, जाओ, या यही खड़े होकर मुझे घूरती रहोगी? आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, सर मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मैं आपकी नौकर नहीं जो आपके लिए कॉफी लेकर आऊंगी। इस काम के लिए पियोन है तो आप उसे बोलकर कॉफी मंगवा लीजिए। अर्जुन ने एटीट्यूड से कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मेरा हर एक काम करोगी। पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। रही बात पियोन की तो वो बाकी सब लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो जाओ जाके मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और हाँ, मैं कैंटीन की कॉफी नहीं पीता तो तुम मेरे लिए खुद कॉफी बनाकर लाओगी। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। आस्था ने मन में कहा, मेरा बस चले तो मैं जहर ना डाल दूं। अर्जुन ने आस्था से पूछा, कुछ कहा तुमने? इस पर आस्था ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर को कुछ नहीं। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, तो जाओ यहाँ से खड़े खड़े, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। आस्था वहां से अपने मन में बड़बड़ाते हुए चली जाती है। खड़ूस कहीं का ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कहीं का राजा है। मन तो करता है कि इसे जान से मार दूं, और उस दिन गाड़ी पर नहीं बल्कि इसके सिर पर पत्थर मरना चाहिए था, जिससे थोड़ी अक्ल आ जाती और दूसरों को यूं परेशान नहीं करता। आस्था
बहुत कुछ बड़बड़ाते हुए कैंटीन में पहुंच जाती है। वो बड़बड़ाते हुए ही कॉफी बनाती है और अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। आस्था अर्जुन की कॉफी उसके सामने रखते हुए बोलती है, सर ये लीजिए आपकी कॉफी। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए बस हुन्नन कहा। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैसे वो मन में सोच रही थी कि ये राक्षस उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज जाती है। या श्योर ये सुनते ही आस्था वहां से जाने के लिए पलट जाती है, लेकिन तभी अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, एक मिनट मिस आस्था। अर्जुन के रोकने पर वो रुक जाती है और सोचती है अब क्या रह गया, इसका अब क्या करवाने वाला है, और पीछे मुड़कर कहती है, जी सर कुछ काम था। तो अर्जुन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें तुम्हें चेक करना है कि इनका डेटा सही है या नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, और हाँ कल शाम तक तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना है। जब आस्था उस तरफ देखती है जिस तरफ अर्जुन ने इशारा किया था, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ फाइल्स नहीं बल्कि फाइल्स के ढेर लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से आस्था के लिए ही रखी हों। उन फाइल्स के ढेर को देखकर तो आस्था का सिर चकरा जाता है। फाइल्स के ढेर को देखकर आस्था ने परेशान होते हुए कहा, सर इतनी सारी फाइल्स को मैं 2 दिन में कैसे करूंगी? अर्जुन ने आस्था से अपने एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी है, तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। वैसे भी तुम तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती हो, तो ये भी कर लोगी। मुझे नहीं पता, लेकिन कल शाम तक मुझे ये फाइल चाहिए, कैसे भी करके ये फाइल्स मेरी टेबल पर होनी चाहिए। अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि अर्जुन सिन्हा राठौर से उलझने का क्या अंजाम होता है। अगर तुम्हारी रातों की नींद हराम ना की तो मेरा नाम भी अर्जुन सिन्हा राठौर नहीं। वही अर्जुन की बात सुनने के बाद तो आस्था का मुंह ही लटक गया था। आस्था बुझे मन से वो फाइल्स उठाकर वहां से अपने कैबिन में जाने लगती है। आस्था से वो फाइल्स ठीक से उठाई भी नहीं जा रही थी। वो जैसे तैसे करके उन्हें अपने कैबिन में लेकर जाती है और वो खुद से ही कहती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है वो खड़ूस, इतनी सारी फाइल्स मैं 2 दिन में चेक कैसे करूंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खड़ूस चैन से नहीं रहने देगा। अब तक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अब नर्क बनने वाली है। और फिर आस्था मुंह बनाकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, क्या हुआ मैडम, आज आपको भूख नहीं लगी जो लंच टाइम में भी काम कर रही हो? आस्था ने मुंह लटकाते हुए कहा, भूख तो छोड़, कल शाम तक तो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तनु ने सीरियस होते हुए आस्था से कहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है? आस्था ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। तनु ने टेंशन लेते हुए कहा, क्या हुआ आस्था, तू ऐसा क्यों बोल रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आस्था ने तनु को याद दिलाते हुए कहा, तुझे पता है उस दिन हमारा एक्सीडेंट जिससे हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी का ऑनर, हमारा बॉस अर्जुन सिन्हा राठौर था। आस्था की बात सुनकर तनु ने शॉक होते हुए कहा, क्या आर यू श्योर? तुझे कैसे पता चला कि वो ही हमारा बॉस है? आस्था ने मायूस होते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद उनसे मिलकर आ रही हूँ, और अभी जो मेरी हालत है तो ये समझ ले कि मैं उस दिन की ही सजा काट रही हूँ। ये सब आस्था फाइल्स की तरफ देखते हुए बोल रही थी। तनु ने आस्था से कंफर्म करने के लिए पूछा, यू मीन कि ये सब तुझे बॉस ने दिया है? तनु की बात पर आस्था बेचारा सा मुंह बनाकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तनु ने टेंशन लेते हुए आस्था से कहा, तू इतना सारा काम 2 दिन में कैसे करेगी? इन्हें देखकर लग रहा है कि ये 2 दिन का नहीं 2 महीने का काम है। आस्था ने निराश होते हुए कहा, पता नहीं यार, मैं 2 दिन में ये सब कैसे करूंगी? अच्छा तू ये सब छोड़ जाकर लंच कर ले, मैं बाद में खा लूंगी। आस्था की बात सुनकर तनु वहां से चली जाती है। तनु के जाने के बाद आस्था अपने काम में लग जाती है। अर्जुन का कैबिन आस्था के कैबिन के ठीक बगल में ही था।
जिससे वो आस्था को अच्छी तरह देख सकता था। अर्जुन आस्था को काम करते हुए देख रहा था और उसकी हरकतें भी नोटिस कर रहा था। आस्था काम करते करते कभी अपनी पेन को अपने होठों में दबा लेती है, जिससे अर्जुन का ध्यान उसके गुलाबी होठों पर चला जाता। कभी अपने चेहरे पर आ रहे अपने बालों को पीछे करती तो कभी अपने होठों को चबाने लगती है। आस्था को ऐसा करता देख अर्जुन कहीं खो सा गया था। तभी उसके कैबिन के डोर पर कोई नोक करता है, जिससे उसका ध्यान टूटता है और वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है। तो एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की नी लेंथ की शॉर्ट ड्रेस और हील पहनी हुई थी, जो दिखने में काफी फैशनेबल और अच्छे घर से लग रही थी। वो सीधा अर्जुन के पास जाकर खड़ी होकर कहती है, हाय अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन ने बिना किसी रिएक्शन के कहा, आई एम गुड, हाउ आर यू? इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ऑल्सो गुड। अर्जुन ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ शनाया? उस लड़की का नाम शनाया कपूर था। शनाया अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। सनाया ने अर्जुन से शिकायत करते हुए कहा, तुम तो कभी मिलने आते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही मिलने आ जाती हूँ तुमसे। वैसे आज मैं तुम्हें अपने साथ क्लब ले जाने आई हूँ, चलो ना, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। सनाया ही एकलौती ऐसी लड़की थी जो अर्जुन से बात कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन किसी लड़की से बात ही नहीं करता था और बचपन की दोस्त होने की वजह से वो सनाया से थोड़ी बहुत बात कर लेता था। इसी बात का फायदा उठाकर सनाया सबको ये दिखाना चाहती थी कि अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड है, मगर अर्जुन उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, इसलिए वो उससे बात करता था। अगर अर्जुन को पता चल जाता कि सनाया के दिल में उसके लिए कुछ और है, तो वो सनाया से भी कभी बात नहीं करता और उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। सनाया ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने कभी अपनी फीलिंग्स अर्जुन के सामने नहीं आने दी। सनाया अर्जुन को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, इसीलिए तो वो आज यहाँ आई थी। आज उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। सनाया ने अर्जुन से कहा, चलो ना अर्जुन, क्लब चलते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, नहीं सनाया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी और दिन चलते हैं। सनाया ने रूठते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें जो ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी करना है, और तुम यहाँ अकेले करोगे क्या, क्योंकि सारे एम्प्लॉय तो चले गए हैं। अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ इम्पोर्ट काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इधर आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने आस्था से पूछा, घर नहीं चलना क्या मैडम, या आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है? ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए हैं, चल घर चलते हैं। आस्था फाइल में ही देखते हुए कहती है, नहीं यार तू जा, मेरा अभी बहुत काम बचा है तो मैं ओवर टाइम करूंगी। तनु ने आस्था को थोड़ा डांटते हुए कहा, तू पागल है क्या, तू यहाँ अकेले रहकर काम करेगी? चल अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर कर लेना। आस्था ने तनु को समझाते हुए कहा, नहीं यार, कल जल्दी आने से कुछ नहीं होगा, अगर आज सारी रात जागकर भी काम किया तब भी पूरा नहीं होगा। तू घर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ सेफ हूँ, डोंट वरी यार, और अगर तू घर नहीं गई तो सब लोग टेंशन लेंगे। तनु ने आस्था से थोड़े गुस्से में कहा, अच्छा, और अगर तू घर नहीं जाएगी तो अंकल को टेंशन नहीं होगी क्या? तो आस्था तनु को मुस्कराते हुए देखती है। आस्था को मुस्कराते देखकर तनु समझ जाती है कि आस्था क्या कहना चाहती है। तनु एकदम से मना करते कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जैसा तू सोच रही है, मैं अंकल से झूठ नहीं बोलूंगी, समझी तू? आस्था क्यूट सा फेस बनाकर तनु को मानते हुए कहती है, प्लीज क्या तू अपनी बेस्टियाई के लिए इतना भी नहीं करेगी? तनु ने परेशान होते हुए कहा, अगर अंकल को पता चल गया तो? आस्था ने तनु को रिलैक्स करते हुए कहा, नहीं चलेगा, तू पापा को फोन करके बोल देना कि मैं तेरे साथ तेरे घर जा रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना तो कर ही सकती है ना तू मेरे लिए? तनु ने बेबसी में आस्था की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मगर तुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तू अपना ख्याल रखेगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो मुझे कॉल करेगी। आस्था ने मुस्कराते हुए कहा,
पिंकी प्रॉमिस मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो तुझे कॉल करूंगी। अब तू जा वरना लेट हो जाएगी। आस्था को BYYY बोल तनु वहां से अपने घर चली जाती है। तनु के जाने बाद आस्था अपने काम में लग जाती है। आस्था इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। आस्था अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे आस्था काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और वो डरकर अपने कैबिन से बाहर जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। शायद डोर अटक गया था, जिससे वो खुल नहीं रहा था, जिससे आस्था और भी ज्यादा घबरा गई थी। डर की वजह से आस्था हालत खराब हो रही थी, तो वो वहीं अपनी टेबल के सहारे जमीन पर बैठकर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपा लेती है। शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी धीरे से उसके कैबिन का डोर खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने से जब वो सामने देखती है तो वहाँ कोई खड़ा था और बाहर से हल्की रोशनी भी आ रही थी। तो आस्था सीधे दौड़कर उस इंसान के गले लग जाती है। तभी धीरे से उसके कैबिन का डोर खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने से जब वो सामने देखती है तो वहाँ कोई खड़ा था और बाहर से हल्की रोशनी भी आ रही थी। तो आस्था सीधे दौड़कर उस इंसान के गले लग जाती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। जब लाइट गई थी तब अर्जुन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन पर बात करने के बाद जब उसने आस्था के कैबिन की तरह देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो सीधे आस्था की कैबिन की तरफ चला गया। आस्था अर्जुन के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। वो काफी डरी हुई थी। आस्था को पता नहीं क्यों, लेकिन अर्जुन के सीने से लगे हुए बहुत सुकून मिल रहा था। तो वही अर्जुन भी आस्था को शांत करने के लिए उसके बलों को सहला रहा था। जब कुछ देर बाद आस्था शांत हुई तो वो अर्जुन से एकदम से अलग हो जाती है। अब आस्था को पहले से बेहतर लग रहा था। अर्जुन ने आस्था से बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था तुम्हें, तुम रो क्यों रही थी? आस्था ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है तो डर गई थी। अर्जुन ने सार्केस्टिक वे में कहा, रियली तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है? मुझे तो लगा कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। I mean, जब तुमने उस दिन मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा तब तो तुम्हें डर नहीं लगा और अब अंधेरे से डर गई। आस्था ने अपने पुराने अंदाज में वापस आते हुए कहा, हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि उसका कुछ रीजन है, लेकिन मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता, समझे आप? और आप ये मत सोचना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो इसका फायदा उठाएंगे। आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता हूँ? एक तो तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। गलती कर दी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रहो यहाँ अकेले, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लेक्चर सुनने का। अर्जुन गुस्से में वहां से जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि आस्था ने जल्दी से आकर उसे संभालना चाहा, लेकिन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ही जमीन पर गिर गए। आस्था अर्जुन के नीचे थी। आस्था को कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि अर्जुन ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगा दिया था। गिरने की वजह से दोनों के होंठ आपस में टकरा गए थे। इस सब से तो आस्था को जैसे 440 वाल्ट का झटका लगा हो, क्योंकि अर्जुन ऐसा पहला लड़का था जो आस्था के इतने करीब आया था। आज से पहले कोई लड़का आस्था के करीब नहीं आया था, या यूं कहें कि आस्था ने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। वही अर्जुन तो बस आस्था को ही देखे जा रहा था। आस्था को इतने करीब से देखने पर वो उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबता ही जा रहा था। तभी अचानक से लाइट आ गई, जिससे अर्जुन भी होश में आ जाता है और आस्था के ऊपर से उठ जाता है। वही बाहर खड़े दो लोग उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर शॉक में थे। बाहर खड़े वो दोनों कोई और नहीं, रुद्र और सनाया थे।
वो दोनों यहाँ अर्जुन को ही लेने आए थे। जब सनाया के साथ अर्जुन नहीं गया तो उसने रुद्र को फोन पर सब बता दिया। तो रुद्र ने सनाया से कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और इत्तेफाक से वो दोनों उसी वक्त वहां आए थे जब अर्जुन आस्था के ऊपर था और दोनों के होठ एक दूसरे से मिले हुए थे, जिससे रुद्र और सनाया ने उन दोनों की एक्सीडेंटल किस देख ली थी। जहां रुद्र ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, तो वही सनाया के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो आस्था को जान से ही मार डाले। सनाया ने मन ही मन आस्था को गाली देते हुए कहा, बचपन से मैं अर्जुन के साथ रही हूँ, लेकिन अर्जुन ने कभी सामने से आकर मुझे हग तक नहीं किया, और जब भी मैं उसे हग करती हूँ तो वो मना कर देता है। और आज वो 1-2 कौड़ी की लड़की को किस कर रहा है, वो भी खुद से। ये सब देखकर सनाया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उधर आस्था अभी जो हुआ उसकी वजह से अभी भी शॉक में थी, और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ ना देखते हुए इधर उधर देख रहे थे। दोनों को वहां किसी और के होने का एहसास होता है, तो दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां खड़ा रुद्र मुस्कुराते हुए अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने रुद्र को वहां देखकर पूछा, रुद्र यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र ने शरारत के साथ कहा, मैं तो यहाँ आपको लेने आया था, लेकिन लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो। अर्जुन ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, तू मुझे लेने क्यों आया था? रुद्र ने अर्जुन से कहा, अरे भाई, मैं और सनाया क्लब जा रहे थे, तो सनाया आपको लेने भी आई थी, लेकिन आपने उसके साथ आने से मना कर दिया, तो मैं आ गया आपको लेने। पर लगता है आप बिजी, कुछ ज्यादा ही बिजी हो। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, हम फिर कभी चलेंगे। अर्जुन ने रुद्र को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या कंटिन्यू करूं? रुद्र ने डबल मीनिंग में बात करते हुए कहा, जो अभी आप कर रहे थे। अर्जुन ने एक पल के लिए आस्था को देखा, फिर रुद्र से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र ने डबल मीनिंग में बात करते हुए कहा, मेरा मतलब है काम। फिर एक पल आस्था को देखता है और अर्जुन से कहता है, क्या हुआ, आप कुछ और कर रहे थे? ये सुनकर तो आस्था को खांसी आ जाती है और रुद्र अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने रुद्र से थोड़े गुस्से में कहा, शटअप रुद्र, अपनी बकवास बंद करो। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ओके चिल भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप ये बताइए कि आप हमारे साथ चल रहे हो या नहीं, या अभी भी आपका जरूरी काम रह गया है? अर्जुन ने रुद्र की बात मानते हुए कहा, ओके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन को पता था कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो रुद्र के मन में जरूर कुछ उल्टा सीधा चलने लगेगा। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, मिस आस्था, आप भी अपने घर जा सकती है, जो काम रह गया है उसे कल कर लेना। आस्था अपने मन में कहती है, ये आदमी सच में दिमाग से पैदल है क्या, या फिर मुझे परेशान करने के लिए मुझे घर भेज रहा है? इसे भी पता है इस वक्त मैं घर कैसे जाऊंगी। आस्था ने अर्जुन से सार्केस्टिक वे में कहा, सर वो क्या है ना कि मेरे पंख नहीं हैं, जो मैं उड़कर घर चली जाऊंगी। आस्था के ऐसा बोलने पर तो रुद्र की हंसी छूट जाती है, तो वही अर्जुन उसे घूर कर देखता है। रुद्र ने आस्था की बात से एग्री करते हुए कहा, अरे भाई, वो सही कह रही है, वो इस वक्त कैसे जा सकती है? इस वक्त तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, तो वो घर कैसे जाएगी? अर्जुन ने कहा, ओके, हम क्लब जाते हुए इसे ड्रॉप कर देंगे। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र काफी शॉक लग रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई किसी लड़की को उसके घर छोड़ने की बात बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अर्जुन ने किसी लड़की को उसके घर तक ड्रॉप किया हो। अर्जुन ने रुद्र से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, चलो, या फिर यही खड़े होकर मुझे घूरते रहोगे। ये बोलकर अर्जुन वहां से निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और बाहर उन्हें सनाया खड़ी मिल जाती है। अर्जुन तो सनाया को इग्नोर करते हुए निकल जाता है और ये बात सनाया को पसंद नहीं आती और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
सनाया ने गुस्से में आस्था को देखते हुए कहा, क्या ये भी हमारे साथ आ रही है? वो आस्था की तरफ इशारा करके पूछती है। रुद्र ने कैसुली कहा, नहीं, ये हमारे साथ नहीं जा रही, इन्हें हम क्लब जाते हुए इनके घर ड्रॉप कर देंगे। ये सुनकर तो सनाया और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। आस्था को उसका इस तरह का बर्ताव समझ नहीं आया था और वो भी रुद्र के साथ ऑफिस से बाहर आ जाती है। अर्जुन जैसे ही गाड़ी लेकर आता है तो सनाया जल्दी से जाकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। रुद्र और आस्था दोनों पीछे बैठ जाते हैं। अर्जुन आस्था को मिरर में देखते हुए पूछता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? आस्था अर्जुन को उसके घर का एड्रेस बता देती है तो अर्जुन आस्था के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। आस्था पीछे सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। अर्जुन बार बार मिरर से आस्था को देख रहा था। कुछ देर में वो लोग आस्था के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। आस्था गाड़ी से उतरकर रुद्र को थैंक्स बोलकर चली जाती है और वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। अब आस्था की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने पापा से क्या बोलेगी। उसने तनु से बोलकर अपने पापा से झूठ बुलवाया था कि वो आज तनु के घर पर रुकेगी, लेकिन अब वो घर आ गई थी तो अब वो अपने पापा से क्या बोलेगी। आस्था इतनी रात को डोर बेल बजाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर जाकर दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे पलटती है तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि शिवी अपने हाथ में पानी की बोतल लिए वही खड़ी उसे ही घूर रही थी। आस्था ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, शिवी तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू अब तक क्यों जाग रही है, सोई क्यों नहीं अभी तक? शिवी ने आस्था को घूरते हुए कहा, आप मेरी छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? आप तो तनु दी के घर पर रुकने वाली थी ना, फिर इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? आस्था ने शिवी को चुप कराते हुए कहा, ऐसे चे धीरे बोल, सब बताती हूँ। पहले ये बता, पापा सो गए क्या या अभी तक जाग रहे हैं? शिवी ने धीरे से कहा, हाँ सो गए। आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड पापा सो गए, नहीं तो आज मेरी वाट लग जाती। शिवी ने फुसफुसाते हुए कहा, दी आपने पापा से झूठ बोला था कि आप तनु दी के घर पर रुकने वाली हो। दी आप सच सच बताना, आप क्या छुपा रही हो हम सब से? आस्था ने शिवी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहा, सब बताती हूँ, पहले यहाँ से चल वरना पापा जाग जाएंगे। दोनों वहां से आस्था के रूम में चले जाते हैं तो शिवी ने फिर से आस्था से पूछा, दी आप बताओगी क्या बात है? शिवी के पूछने पर आस्था अर्जुन के साथ एक्सीडेंट से लेकर अभी तक की सारी बातें बता देती है, शिवाय उस एक्सीडेंटल किस को छोड़कर। शिवी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, इसीलिए बोलती हूँ कि आप किसी से पंगे मत लिया करो, पता नहीं अब वो आपके साथ क्या करेगा, कहीं कोई और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। आस्था ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। 6 महीने तक तो मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती, पता नहीं उस राक्षस को 6 महीने तक कैसे बर्दाश्त करूंगी। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, दी मैंने सुना है कि वो काफी हैंडसम है, फिर आप उसे राक्षस क्यों बोल रहे हो? आस्था ने थोड़े गुस्से में कहा, दिखने से क्या होता है, हरकते तो राक्षस जैसी ही है, घूर कर तो ऐसे देखता है जैसे अभी किसी को खा जाएगा। शिवी ने हंसते हुए कहा, दी वो क्या नरभक्षी है जो किसी को भी खा जाएगा। आस्था ने शिवी को अपने रूम से बाहर निकालते हुए कहा, शिवी अब तू जा यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, वैसे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो गुड नाइट। शिवी ने आस्था से नाराज होते हुए कहा, ये तो गलत बात है दी, मैंने आपको पापा से बचाया और आप मुझे ऐसे अपने रूम से बाहर निकाल रही हो। देख लेना अगली बार मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। ये बोलकर शिवी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ क्लब में अर्जुन अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए एक कोने में खड़ा था, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। वो यहाँ सिर्फ रुद्र की वजह से आया था, क्योंकि वो रुद्र को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था, इसलिए वो सबसे अलग एक कोने में खड़ा था।
और रही बात रुद्र की, तो वो अपनी ही मस्ती में मस्त डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था। सनाया भी डांस कर रही थी। जब वो थक गई तो वो बार काउंटर पर चली जाती है। सनाया वहां जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज आती है, जो दूर खड़े अर्जुन को देखकर आहें भरते हुए बात कर रही थी। उनमें से एक ने लड़की अर्जुन को देखकर आहें भरते हुए कहा, कितना हॉट है यार, वो काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। उनमें से दूसरी लड़की ने भी आहें भरते हुए कहा, काश इसके साथ मैं एक बार डेट पर जा सकती तो इसे अपना बनाकर ही रहती। वो लड़कियां अर्जुन को देखकर इसी तरह से बातें कर रही थी और उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। सनाया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सनाया ने उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम लोग जिसके बारे में ये सब बोल रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम लोग उसके बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला समझी। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की, तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन लड़कियों को धमकाकर सनाया वहां से सीधा अर्जुन के पास चली जाती है। वो लड़कियां भी सनाया की धमकी से डर गई थी, क्योंकि सनाया ने काफी खतरनाक तरीके से धमकी दी थी। अर्जुन के पास जाकर सनाया ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। सनाया के ऐसा करने से अर्जुन को इरिटेशन हो रही थी। वो इस वक्त सनाया को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के चक्कर में रुद्र का मूड खराब हो, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और किसी की वजह से उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। अर्जुन सनाया से इरिटेट होकर वहां से बाहर चला जाता है और सनाया वही खड़ी होकर अपने अरमानों पर पानी फिरता और अर्जुन को जाते हुए देख रही थी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो अर्जुन के रूड बिहेवियर को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे वही सबके सामने सुना देगा, जिससे उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इतनी देर से वो सबको यही दिखा रही थी। अर्जुन के बाहर जाते ही सनाया रुद्र के पास चली जाती है, तो रुद्र उससे अर्जुन के बारे में पूछता है। सनाया ने मायूस होते हुए कहा, वो तो चला गया। रुद्र ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या भाई चले गए? ऐसे कैसे चले गए? चलो बाहर चलकर देखते हैं, वो बाहर ही होंगे। तो वो दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर रुद्र देखता है कि अर्जुन वही अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था। उसके हाथ में उसकी ड्रिंक थी और वो आसमान की तरफ देख रहा था। रुद्र अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? अर्जुन ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छोटे, बस ऐसे ही अंदर बहुत शोर था, तो बाहर आकर थोड़ा सुकून मिल गया। चल अब घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। रुद्र ने भी अर्जुन की बात से एग्री होते हुए कहा, ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, और सनाया को भी ड्रॉप कर देंगे। अर्जुन ने रुद्र को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैंने अपनी गाड़ी मांगा ली है, तो तुम और सनाया निकल जाओ, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा। रुद्र ने मुंह लटकाते हुए कहा, पर भाई, मुझे तो आपके साथ आपके मैंशन चलना था। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, सनाया को तुम्हारी गाड़ी से ड्राइवर छोड़ देगा। रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा, इससे सनाया भी घर पहुंच जाएगी और मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि उस 2 कौड़ी की लड़की को तो ये दोनों भाई खुशी खुशी उसके घर तक छोड़ने चले गए और मुझे ड्राइवर के साथ भेज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि आज अर्जुन के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ। अर्जुन, तुम कब तक मुझे से दूर भागोगे? मैं तुम्हें एक दिन अपना बनाकर ही रहूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देती है। रुद्र ने सनाया के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। सनाया अपना मन मारकर गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
रुद्र और अर्जुन भी अर्जुन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती है। अर्जुन की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। रुद्र ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। अर्जुन ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, ओके पहले जाकर फ्रेश हो जाते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। और दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। अर्जुन अपने रूम जाकर सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर आज क्या क्या हुआ यही सोच रहा था। अचानक उसे उसके और आस्था के बीच हुई वो किस याद आ जाती है और वो अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद बाहर आकर अपने कपड़े निकालकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसे फिर से आस्था की याद आ जाती है। तो उसका हाथ अपने आप ही उसके होठों पर चला जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी कोई अर्जुन के रूम बाहर कोई नोक करता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। अर्जुन ने सामने खड़े सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ रॉबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन से बात करते हुए वो सर्वेंट थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन का नेचर कैसा है। उसे गुस्सा आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और यहाँ तो वो उससे कुछ दिनों की छुट्टी लेने आया था। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, अब बोलोगे भी क्या हुआ या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? तो सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, सर वो मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए, वो माँ की तबीयत खराब है इसलिए। अर्जुन ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो और किसी चीज की जरूर हो तो बता देना। अर्जुन के ऐसा बोलने पर रॉबिन उसे हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा कि सर इतनी जल्दी मान जाएंगे, मुझे नहीं पता था, सर की तबीयत तो ठीक है। अर्जुन ने रॉबिन को समझाते हुए कहा, क्या हुआ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं इसलिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है माँ की क्या जगह होती है हमारी जिंदगी में। अब जाओ इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तो रॉबिन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन भी बाहर हॉल में आ जाता है। हॉल में आकर अर्जुन देखता है कि रुद्र अजीब ढंग से सोफे पर सोया हुआ था। तो वो रुद्र के पास जा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे सही से लिटाकर कंबल उड़ा देता है और वही बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। जब अर्जुन का काम खत्म हो जाता है तो वो भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब सुबह अर्जुन नींद खुली तो फ्रेश होकर सीधे जिम के लिए चला गया। उसने अपने वर्कआउट के लिए घर में ही जिम बनवा रखा था। जिम करने के बाद उसने शावर लिया और रेडी होकर नीचे आ गया। नीचे आकर देखा कि रुद्र अभी भी सोया हुआ था। तो अर्जुन ने एक सर्वेंट से कहा, जब रुद्र सोकर उठे तो उसे बोल देना कि मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। आस्था के घर पर आस्था जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि उसके पापा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आस्था के पापा ने सरप्राइज होकर पूछा, आस्था बेटा आप तो तनु के घर पर रुकने वाली थी, तो आप घर कब आई? आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ पापा हम तनु के घर पर ही रुकने वाले थे, लेकिन हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो हम घर आ गए और जब तक हम आए तब तक आप सो गए थे। आस्था को अपने पापा से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी और साथ ही साथ उसे अर्जुन पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अर्जुन की वजह से ही उसे अपने पापा से झूठ बोलना पड़ रहा था। फिर आस्था जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था और वो ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। आस्था सीधा अपनी कैबिन में जाकर काम करने लगती है। कुछ टाइम बाद अर्जुन भी ऑफिस आ जाता है और वो भी सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन का शेड्यूल बनाकर उसके कैबिन की तरफ चली जाती है। आस्था ने अर्जुन के कैबिन के बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा,
प्लीज भगवान जी आज बचा लेना इस खड़ूस से, वरना पता आज ये मुझसे क्या करवाएगा। आस्था एक गहरी सांस लेकर दरवाजा नोक करती है तो अंदर से वही कड़क आवाज आती है, कम इन। आस्था धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। आस्था ने धीरे से अर्जुन से कहा, सर वो आज का आपका शेड्यूल बताना था। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, बोलो। आस्था ने आराम से कहा, सर आज आपकी सिर्फ एक मीटिंग है, वो भी शाम को है। आज पूरे दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं है। और फिर आस्था अर्जुन को उसका पूरा शेड्यूल बता देती है। तभी कोई बाहर से दरवाजा नोक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। अर्जुन के बुलाने पर वो शख्स अंदर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि अमन था। अंदर आते ही अमन की नज़र आस्था पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अमन आस्था को देखकर अपने मन में कहता है, नो, मेरे बताने से पहले ही बॉस को सब कुछ पता चल गया, पता नहीं अब क्या होगा। फिर अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को झटक कर अमन ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सर मुझे कुछ बताना था आपको। अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ बोलो, क्या बताना है। अर्जुन के ऐसा बोलने पर अमन पहले आस्था को देखता है, फिर अर्जुन को, और फिर अमन अपने मन में कहता है, क्या बॉस इस लड़की के सामने ही सब जानना चाहते हैं। अमन अपने मन में खुद से ही बातें कर रहा था। अमन को कुछ बोलते हुए ना देखकर अर्जुन ने अमन से कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ अमन, बोलो, या ऐसे ही बुद्ध बनकर खड़े रहोगे। अमन ने घबराते हुए अर्जुन से कहा, सॉरी सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखकर कहा, मिस आस्था, अब आप जा सकती है, जाकर अपना काम कीजिए। अर्जुन के बोलने पर आस्था वहां से मुंह बिगाड़ते हुए चली जाती है। अर्जुन ने अमन से सीरियस होते हुए कहा, अमन शुरू हो जाओ। अमन ने अर्जुन से कहा, सर आपको उनका नाम तो पता ही है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, मैंने अकेला उसका नाम पता करने के लिए नहीं बोला था, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। अर्जुन के ऐसे बोलने पर अमन घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, सर मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, तो बोलो, या फिर तुम्हारे बोलने के लिए पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। अमन ने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके पापा और एक छोटी बहन है। उनके पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और उनकी बहन अभी पढ़ रही है। सर मिस आस्था ने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और अब वो इतना कहते ही अमन रुक जाता है। अमन की बात को पूरा करते हुए अर्जुन ने कहा, और अब वो हमारी कंपनी में काम कर रही है। अमन ने अर्जुन से कहा, सर। अर्जुन ने अमन से सवाल करते हुए कहा, मुझे उसके कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है। उसकी कॉलेज लाइफ कैसी थी। अमन ने अर्जुन को बताते हुए कहा, सर कॉलेज में वो काफी पॉपुलर गर्ल थी, पढ़ने के मामले में भी और खूबसूरती के मामले में भी। सर मिस आस्था ने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और साथ ही काफी खूबसूरत भी थी, इसीलिए कॉलेज में वो ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से भी मशहूर थी। अर्जुन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, और बॉयफ्रेंड? उसका कॉलेज में या कॉलेज से बाहर कोई बॉयफ्रेंड था? अर्जुन के इस सवाल को सुनकर अमन शॉक्ड रह जाता है। अमन अपने मन में खुद से कहता है, सर को उनके बॉयफ्रेंड से क्या लेना है? कहीं सर के दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटक देता है और अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना ही कॉलेज में और ना ही कॉलेज के बाहर। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन ने अमन से कहा, अब तुम जा सकते हो। अमन ने अर्जुन को एक फाइल देते हुए कहा, सर इस फाइल में उनके बारे सारी इन्फॉर्मेशन है और कुछ आपको जाना हो तो आप इसे पढ़ लेना। वो फाइल अर्जुन को देकर अमन वहां से चला जाता है। अर्जुन ने उस फाइल को देखते हुए कहा, तो मिस आस्था काफी इंटरेस्टिंग है। आप ब्यूटी विद ब्रेन एंड ऑल, आपको परेशान करने में मजा आएगा। उस दिन तुमने जो कुछ भी किया था उस पर तुम्हें अफसोस होगा। तुम उस दिन को कोसोगी कि क्यों उस दिन तुम मुझसे मिली।
फिर अर्जुन आस्था को अपने कैबिन में बुलाता है। बेचारी आस्था मन मारकर अर्जुन के कैबिन में जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो जरूर उसे कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए बोलेगा। आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, सर कुछ काम था। अर्जुन ने आस्था को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, तो जाओ मेरे लिए लंच लेकर आओ, और हाँ मुझे घर का बना हुआ खाना खाना है, तो जाओ मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ। आस्था ने अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए कहा, सर मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आपकी पर्सनल कुक नहीं हूँ। जो आपके लिए खाना तो कभी कॉफी बनाकर लेकर आऊंगी। अगर आपको यही सब काम करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल कुक रख लीजिए, जो आपके लिए खाना और कॉफी बनाता रहेगा। या फिर एक काम कीजिए, एक बाई रख लीजिए जो झाड़ू पोछा भी कर दिया करेगी। अर्जुन ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, आई नो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसीलिए तो तुमसे अपने पर्सनल काम करवा रहा हूँ। अब पर्सनल सेक्रेटरी हो तो पर्सनल काम भी करोगी ना। शायद तुम्हें पता नहीं कि पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या होता है। डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। अब यहाँ खड़े होकर मुझे घूरती रहोगी या जाओगी भी, क्योंकि यहाँ खड़े होकर तो खाना नहीं बनेगा ना। आस्था को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अर्जुन का कुछ कर भी नहीं सकती थी, और अपने पैर पटकते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर जाकर वो किसी से टकरा जाती है। जब सामने देखती है तो उसे रुद्र खड़ा हुआ दिखाई देता है। रुद्र ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो आस्था जी, कैसी है आप? आस्था, जो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी, रुद्र के इस सवाल से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि ये भी अपने उस खड़ूस भाई की तरह ही है, तो रुद्र को चिढ़ते हुए जवाब देती है। आस्था ने रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, फिलहाल तो जिंदा हूँ, अगर तुम्हारे भाई की मेहरबानी रही तो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी, और अगर जिंदा बच भी गई तो पागल होने से नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि ये एक पागल खाना है और इस पागल खाने का हेड तुम्हारा भाई है। और फिर वहां से कैंटीन की तरफ चली जाती है। आस्था के जाने के बाद रुद्र मन में सोचता है, ऐसा क्या कर दिया भाई ने जो ये इतने गुस्से में है, और वो भी अर्जुन की कैबिन की तरफ चला जाता है। कैंटीन में आस्था खाना बनाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, मेरा बस चले तो मैं इस आदमी को खाना तो क्या पानी तक ना दूं। इसने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा है, कभी कॉफी चाहिए तो कभी खाना चाहिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए वो खाना बना रही थी। अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई आज आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? ना ही आज आपने ब्रेकफास्ट किया और ना ही लंच किया, चलिए बाहर चलते वही कुछ खा लेंगे। अर्जुन ने रुद्र से मना करते हुए कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ जाके लंच कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाई मैं आपके साथ ही लंच करूंगा। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी कोई डोर नॉक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो दोनों सामने देखते हैं। सामने आस्था अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। खाना बनाते बनाते उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो किसी से कुश्ती करके आ रही हो। आस्था ने अपने बलों का जुड़ा बनाया हुआ था और उसे फोक स्पून से टिकाए हुए थी। कुछ बाल उसके चेहरे पर भी लटक रहे थे। उन बालों को आस्था फूंक मारकर अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने दोनों हाथों में खाने की ट्रे पकड़ी हुई थी। गर्मी की वजह से आस्था का फेस एकदम लाल हो गया था। आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को बहुत मजा आ रहा था, तो वही रुद्र थोड़ा हैरान था आस्था की ऐसी हालत देखकर। रुद्र ने आस्था से पूछा, क्या हुआ? आस्था जी, आप क्या किसी से कुश्ती लड़कर आ रही हैं? आपकी हालत देखकर तो यही लगता है। रुद्र के इस सवाल पर आस्था रुद्र को घूरकर देखती है, जिससे रुद्र चुप हो जाता है। और फिर आस्था ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ये लीजिए सर आपका लंच। अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हम रख दो। आस्था खाने की ट्रे को वही टेबल पर रख कर जाने लगती है, तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मिस आस्था,
अर्जुन के रोकने पर आस्था वही रुक जाती है। उसे अपनी ही हालत पर तरस आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अपने घर की बाई ही बनाकर छोड़ेगा। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने आस्था को परेशान करने के लिए कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पहले मुझे खाना टेस्ट करके तो देखने दो कि ये बाहर से आया है या फिर तुमने खुद बनाया है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी को मेरी हालत नहीं दिख रही, जो इसे अब भी लग रहा है कि मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। वही ये सब देखकर तो रुद्र जैसे पागल ही हुआ जा रहा था। रुद्र ने खाने की प्लेट को देखकर अपने मन में कहा, भाई को क्या हो गया है? अभी तो इन्हें भूख नहीं लगी थी और अब ये ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे जन्मों से भूखे हों। जब अर्जुन ने आस्था के हाथ का खाना खाया तो उसकी भूख 2 गुनी बढ़ गई थी और वो ऐसे खा रहा था जैसे कितने वक्त बाद घर का खाना खा रहा हो। उसे इस तरह खाना खाते देख 1 मिनट के लिए आस्था उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने सिर को झटका और अपने आप से कहती है, ये क्या कर रही थी तू आस्था? इसे ऐसे क्यों देख रही थी? आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? तो अर्जुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। अर्जुन के हाँ बोलते ही आस्था वहां से ऐसे भागती है जैसे उसे कोई वहां कैद करना चाहता हो। रुद्र अर्जुन को खाना खाते देखकर अपने मन में कहता है, लगता है अब तो दादी को बताना ही पड़ेगा कि उनकी होने वाली बहू मिल गई है और अब कुछ काम बाकी है, तो वो है अपने इस खड़ूस भाई के दिल में उनके लिए प्यार का एहसास दिलाने का। और ये काम तो ऐसा है जैसे सोते हुए शेर को जगाना, और इसके लिए मुझे दादी और छोटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए रुद्र भी अर्जुन के साथ खाने बैठ जाता है। रुद्र जैसे ही खाना खाता है तो रुद्र के मुंह से एकदम से निकल जाता है, मानना पड़ेगा भाभी के हाथों में जादू है। अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने अभी? रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मिस आस्था के हाथों में जादू है, क्योंकि उन्होंने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है। आस्था जब अपनी कैबिन में जा रही थी तो रास्ते में ही उसे तनु मिल जाती है। तनु ने आस्था को देखकर कहा, आस्था तू कहाँ थी? घर से भी जल्दी निकल आई थी और ऑफिस में भी सुबह से दिखी नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? और तूने ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू कहीं जंग पर जा रही है, वो भी अपने हथियार के साथ। तनु ये आस्था के बलों में से फोक निकालते हुए कह रही थी और हंस रही थी। आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस हिटलर की वजह से हुआ है। मन तो करता है यही फोक उसके पेट में घुसा दूं। तनु कंफ्यूज होकर आस्था को देखती और पूछती है, कौन हिटलर? तू किसकी बात कर रही है? आस्था ने अर्जुन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, अरे वही सडू, अगडू, खड़ूस, बदतमीजी, शैतान का चाचा अर्जुन सिंह राठौर। और कौन? उसी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है, कभी कॉफी बनाकर लाओ, कभी खाना बनाकर लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल बाय बनाकर छोड़ दिया है। तनु हंसते हुए कहा, क्या कहा तूने? शैतान का चाचा आस्था, तू ऐसे यूनिक वर्ड लाती कहाँ से है? वैसे ये सब छोड़ और ये बता अब क्या किया सर ने? आस्था ने तनु को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चल मेरे साथ, सब बताती हूँ तुझे। आस्था तनु को अपने कैबिन में ले जाती है। वहां जाकर आस्था तनु को अभी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देती है। तनु ने सीरियस होते हुए कहा, लगता है सर तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। मुझे लगता है इस तूने बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वैसे ये बता, कल तो तू यही रुकने वाली थी, फिर अचानक से घर कैसे चली गई, वो भी इतनी रात को? आस्था ने तनु से कहा, हाँ कल मैं यही रुकने वाली थी, लेकिन कल उस खड़ूस के छोटे भाई आस्था ने रुद्र का नाम सोचते हुए कहा, क्या नाम था उनका? हाँ रुद्र। रुद्र सर आ गए थे तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। रुद्र सर की वजह से ही
उस खड़ूस ने मुझे घर जाने की परमिशन दी थी, नहीं तो मुझे कल यही रुकना पड़ता। आस्था को कुछ याद आता है तो उसने एकदम से कहा, ओ सेठ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तनु ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्या कर दिया तूने? आस्था ने तनु को अपनी गलती बताते हुए कहा, यार कल के लिए मैंने रुद्र सर को अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला था, और आज मैं उनसे बदतमीजी से भी बात करके आ गई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर जाते हुए तनु से बोलती, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तनु ने खुद से कहा, ये लड़की सच में पागल है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी करती है। पता नहीं क्या होगा इसका। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या फिर कहानी में अब भी कोई नया मोड़ आने वाला है? ये जानने के लिए आपको अगला भाग देखना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। मिलते हैं जल्द एक और दिलचस्प भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और कहानियों की दुनिया में मेरे साथ खोते रहिए। मैं हूँ मिस्टर FM। मिलते हैं अगले भाग में।